नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCS HM हिसार। आज हम कपास की समस्या के बारे में बात करेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है ये, जिसको उखेड़ा रोग कहते हैं या फ्यूजेरियम विल्ट कहते हैं। आज इसके बारे में एक खबर आई हुई है लगभग सारे अखबारों में ही। आज 6 मार्च 2025 के अखबार है ये। दैनिक जागरण में लिखा गया है कि कपास में उखेड़ा रोग के नए पैथोटाइप की पहचान। और दैनिक भास्कर में लिखा गया है वैज्ञानिकों ने कपास के उखेड़ा रोग पैथोटाइप को पहचाना। देखिए, ये जो उखेड़ा रोग है ये फंगल डिजीज है और एक जो इसकी नई रेस को वैज्ञानिकों ने पहचाना, जिसको रेस 1 का नाम दिया है। CCS HU हिसार के वैज्ञानिकों ने इसकी आइडेंटिफिकेशन की है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये विल्ट होती है, ये उखेड़ा रोग पहले भी सभी किस्मों में आता था, लेकिन एक नई रेस की पहचान की गई है, या जैसे चेंज हो जाती है, कोई रेस नई आ जाती है या म्यूटेशन हो जाता है, तो उस तरह से ये समस्या उसके माध्यम से बढ़ने लगती है। तो इसमें देखिए, जो फ्यूजेरियम विल्ट है ये किसी भी केमिकल से कंट्रोल नहीं हो पाती है। कोई भी केमिकल इसमें ज्यादा प्रभावी नहीं है। इसमें सावधानियां ही बरती जा सकती हैं, जैसे बीज स्वस्थ लें, रोग रहित लें। दूसरा, इसमें जैसे वैरायटी, रेजिस्टेंट वैरायटी, यानी कि ऐसी किस्म लें जिसमें ये रोग ना आता हो। तीसरा, क्रॉप रोटेशन करें, यानी कि फसल की अदला बदली करें। जिस खेत में पिछले साल कपास की फसल थी उसमें दूसरी फसल लें। और एक जो खेत है वो नीमेटोड फ्री होना चाहिए, क्योंकि नीमेटोड जहां होते हैं वो जड़ों को जब इंजर करते हैं, डैमेज करते हैं, तो उनके माध्यम से ये जो फंगस है एंटर कर जाती है जड़ों में और ऊपर पौधे में जाकर के नुकसान करती है। तो ये कैसे, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है? ये जब जड़ों में एंटर कर जाती है तो जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, जो जाइलम टिश्यूज हैं, जाइलम ट्यूब्स हैं, यानी कि जिन ट्यूब्स के अंदर से पानी जड़ों से पौधे के अंदर और पत्तों तक पहुंचता है, उसके माध्यम से ये पौधे में फैलती है और फिर ये नुकसान आरंभ कर देती है, जिसकी वजह से जो वास्कुलर बंडल हैं, जो ट्यूब्स हैं जिनके माध्यम से पानी चढ़ता है, वो डैमेज हो जाती है, उनमें नुकसान हो जाता है और पानी पूरे पौधे में नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से जो पत्ते हैं वो मुरझाने लगते हैं, लटकने लगते हैं और धीरे धीरे सारा पौधा ही सूखने लगता है। और ये जो बीमारियां हैं ये मिट्टी जनित बीमारियां हैं। ये लगभग बहुत सारी फसलों में आती हैं और खास तौर पे जहां ज्यादा मात्रा में आप गोबर का खाद या केंचुआ खाद इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैविक खेती में, उसमें इनकी समस्या बढ़ जाती है। इनमें जो मुख्य तौर पे जो मिट्टी जनित जो रोगाणु हैं उनमें कई हैं, जैसे राइजोक्टोनिया, फ्यूजेरियम, स्क्लेरोटियम, वर्टिसिलम, सिलेंड्रोक्लेडियम, मैक्रोफोमिना और इस तरह से कुछ नीमेटोड भी, ये मिट्टी जनित बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें जो मुख्य हैं वो 3 हैं। वो कौन सी हैं? फ्यूजेरियम, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, दूसरा राइजोक्टोनिया और तीसरा स्क्लेरोसियम। ये 3 ऐसी हैं कि ये मुख्य होती हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं। इसमें देखिए, जैसे मैंने बताया, दवाइयां ज्यादा प्रभावी नहीं हैं। इसको कंट्रोल करने से बिना दवाइयों के आप कैसे कंट्रोल रख सकते हैं, क्योंकि अब कपास का जो सीजन है आने वाला है और शुरू से ही अगर हम ध्यान रखेंगे तो इनको, मेरा विश्वास है कि काफी हद तक आप कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसे हम प्राकृतिक खेती में सजेस्ट करते हैं गौमूत्र या जीवामृत। अब मैं रिसर्च पेपर बता रहा हूं आपको गौमूत्र के ऊपर। ये रिसर्च पेपर है सरिता जेंडाइक, प्रीति ठाकुर, विकास कुमार, 2015 का ये रिसर्च पेपर है। एफिकेसी ऑफ काउ यूरिन एज प्लांट ग्रोथ एनहांसर एंड एंटी फंगल एजेंट। ये इसका मतलब है कि जो काउ यूरिन है, जो गौमूत्र है, उसका पौधे की बढ़वार पर क्या असर होता है, और जो एंटी फंगल, जो फंगल डिजीज होती हैं, जैसे मैंने बताया ये तीनों फंगल डिजीज हैं,
इनका किस तरह से प्रभाव होता है इनके ऊपर। ये एडवांसेज इन एग्रीकल्चर में छपा है। तो इस रिसर्च पेपर में क्या फाइंडिंग है, क्या रिजल्ट आए हैं, इसमें वैज्ञानिकों ने क्या किया कि 3 तरह के सॉल्यूशन लिए गौमूत्र के, 5%, 10% और 15%। तो सबसे अच्छे रिजल्ट इन्होंने मिले हैं 15% घोल जब गौमूत्र का बनाया और उसके अंदर जब इस फंगस को ग्रो किया तो उन्होंने पाया कि फ्यूजेरियम के अंदर 15% घोल से 78.57% कंट्रोल हुई, सुप्रेशन हुआ इसकी ग्रोथ में। राइजोक्टोनिया का 78.37% सुप्रेशन हुआ और स्क्लेरोसियम का 73.84% कंट्रोल यानी कि सुप्रेशन हुआ, इसकी ग्रोथ में कमी आई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इन तीनों ही डिजीज में जो गौमूत्र का प्रभाव है वो इफेक्टिव रहा। दूसरा मैं और बताऊंगा आपको, माइकोराइजा। माइकोराइजा एक ऐसी फंगस है जो जड़ों पे बैठ के राइजोबियम की तरह से बढ़ती है और पौधे के चारों तरफ फैल जाती है, उसके राइजोस्फीयर में फैल जाती है और उससे बाहर भी दूर तक फैल जाती है और पौधे के लिए हर जरूरत की चीज दूर से खींच के ले आती है और उसे कीड़े और बीमारियों से भी उसकी रक्षा करती है। तो इसमें भी कई रिसर्च पेपर हैं, हैरियर एंड वाटसन 2004, टाहट एटोल 2010, विप्स 2004, याओ एटोल 2002। तो ये काफी रिसर्च पेपर इस तरह के हैं जो बताते हैं कि जो माइकोराइजा भी इन सभी मिट्टी जनित पैथोजन को कंट्रोल करती है। और माइकोराइजा जब हम इसमें प्राकृतिक खेती में या नेचुरल फार्मिंग में जब हम करते हैं तो माइकोराइजा कुदरती तौर पर फैल जाती है। उसमें क्यों फैल जाती है कि जो प्राकृतिक खेती है उसमें जो केंचुए हैं उनकी जो कास्टिंग होती है या विस्टा होती है, एक्सक्रीटा होता है, उसमें भरपूर मात्रा में भरी हुई होती है। उसके 2 मुख्य कंपोनेंट होते हैं उसके एक्सक्रीटा में, उसकी विस्टा में। एक तो ह्यूमिक एसिड जो ताकत का काम करता है, जो हर तरह के लगभग पोषक तत्व पौधे को देता है, और दूसरा माइकोराइजा होता है उसका मुख्य कंपोनेंट। तो माइकोराइजा को मैं किसान का हनुमान कहता हूं, जो पौधे की हर प्रकार से रक्षा करता है। चाहे किसी भी चीज की पौधे को जरूरत पड़ती है वो उसका प्रबंध करता है, उसको पौधे को अवेलेबल करवाता है, अवेलेबल करके पौधे को प्रोवाइड करता है। तीसरा क्या है कि एक रिसर्च पेपर है टूटिका एट ऑल 2018। ये इसमें क्या बताया गया है कि जो प्राकृतिक खेती में हम जीवामृत, घन जीवामृत प्रयोग करते हैं, इन साइंटिस्टों ने क्या किया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किसानों के खेतों से जीवामृत और घन जीवामृत के सैंपल लिए और उनमें देखा कि उनमें जो भी लाभदायक जीवाणु हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, मेटराइजियम एनिसोप्ली है, बवेरिया बासियाना है, बेसिलस है, ये सभी जो लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु हैं जीवामृत और घन जीवामृत तो प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि माइकोराइजा प्रेजेंट रहती है, ये लाभदायक जीवाणु प्रेजेंट रहते हैं। तो और जो काउ यूरिन है उसका भी प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट और कई तरह के उसमें मिनरल प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके मिट्टी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी कि उसमें एक ताकत, एक डिफेंस मैकेनिज्म पैदा कर देते हैं। और इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो वायरस को भी नहीं आने देती है। तो इस पे भी कई रिसर्च पेपर हैं मेरे पास, जैसे सोमा सुंदरम एटोल 2003 और देव कुमार एटोल 2011, टैंग एटोल 2019। तो ये कई रिसर्च पेपर हैं जो सिद्ध करते हैं कि जब खेत में इम्यूनिटी आ जाती है, ये चीजें बढ़ जाती हैं, माइकोराइजा जैसे जो लाभदायक जीवाणु हैं, तो उसमें जो सॉइल जनित जो बीमारियां हैं वो कंट्रोल में आ जाती हैं और जो डिजीज इंड्यूसिंग सॉइल होती है वो डिजीज रेजिस्टेंट सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से देखिए, अब हम क्या है रासायनिक खेती की तरफ जैसे हम कर रहे हैं, काफी किसान इसमें रुझान रखते हैं। तो अब इसकी वजह से जो हमारी सॉइल है कमजोर होती जा रही है, इसका ऑर्गेनिक कार्बन भी घटता जा रहा है, इसकी जो कीड़े और बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो भी घटती जा रही है, पैदावार भी खड़ी हो गई है और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ती जा रही है। और जितनी ज्यादा मात्रा में हम इनपुट, केमिकल इनपुट खेत में प्रयोग करते हैं तो ये जो लाभदायक जीवाणु हैं वो कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सारी समस्याएं हमारे सामने आती जा रही हैं। तो अब आगे आने वाला टाइम ऐसा है कि आपको अपनी जमीन को बचाना पड़ेगा।
जो रासायनिक इनपुट है इनसे दूर हटना ही होगा। आप देर से हटें या जल्दी हटें, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप तैयारी आरंभ कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके सामने समस्या खड़ी हो जाए और आपको रास्ता ही नजर ना आए। तो इस तरह से आप इस बीमारी को, उखेड़ा बीमारी को, आप जैसे जब शुरुआत करते हैं उसी टाइम से, जब कपास की बिजाई से पहले जब खेत में पानी देते हैं, उसी में पानी के साथ आप या तो 30, 40, 50 लीटर गोमूत्र पानी के साथ खेत में दे सकते हैं। दूसरा, जीवामृत का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 से 2 ड्रम, क्योंकि उसमें भी गोमूत्र होता है। उसको भी सिंचाई के साथ 1 से 2 ड्रम, जब बिजाई से पहले जब सिंचाई करते हैं तो पानी के साथ मिला के 1 से 2 ड्रम, यानी कि 200 से 400 या 600 लीटर, जितना भी ज्यादा करेंगे कोई नुकसान नहीं होगा, उसमें सिंचाई के साथ आप दे सकते हैं। और सबसे बढ़िया, अगर आपके पास डेयरी वास है, डेयरी वास क्या है कि जैसे आप एक डेयरी की शेड बनाते हैं जो पशु रखते हैं, मान लो खेत में रखते हैं आप, तो उसमें साइड में गड्ढा खोद देते हैं गोबर गोमूत्र के लिए। उसमें गोबर गोमूत्र भी जाता है और साथ के साथ जो डेयरी का पानी है, डेयरी की सफाई करते हैं, पशुओं को नहलाते हैं, तो वो पानी भी साथ के साथ जाता है। जो ऊपर का उसमें छण के पानी आ जाता है, जो साफ होकर रहता है ऊपर का पानी, और उसमें जो पार्टिकल्स हैं गोबर कम होते हैं, तो उसको आप सिंचाई के साथ प्रयोग करें और उसी को स्प्रे में यूज करें और उसी को ड्रिप इरिगेशन में यूज करें। तो ये जो सॉयल जो जनित, जो मिट्टी जनित जो बीमारियां हैं, ये कंट्रोल में रहेंगी। और ये जो मैंने बताया आपको कपास में, जब आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ये जब जाएंगी या पानी के माध्यम से जाएंगी और स्प्रे भी जरूरत पड़े, तो इसका आप डेयरी वास का या बीजामृत का या काऊ यूरिन का स्प्रे भी फसल पर कर सकते हैं। और इस तरह से आप प्राकृतिक तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो एक पैदावार भी अच्छी आएगी और सॉइल की मजबूती भी बढ़ेगी। नमस्कार।